नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। हम चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारी टॉपिक देखे। सारे टॉपिक को हमने इधर उधर कर करके हमने पढ़ा, क्योंकि जिस वे में आप समझ सकते थे वही वे हमने अपनाए हैं। लेकिन चैप्टर नंबर जब 2 जाओगे ना, तो जैसे जैसे वो बुक में टॉपिक आती जाएगी वैसे पढ़ना है। आज हम चैप्टर 1 का एक टॉपिक और देखेंगे और इसमें काफी चीजें हैं जो आपको समझना और सीखना है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी आपके सामने आने वाले हैं। आज की टॉपिक ऐसा ही है। कल मैंने आपको केमिकल बैलेंसिंग के बारे में बताया था कि आज आप कर लो, एक दिन मैं गैप दूंगा, एक टॉपिक जो बचा हुआ है उसको करेंगे, फिर उसके बाद फिर केमिकल बैलेंसिंग को हम आगे बढ़ाएंगे। तो कल की क्लास को आप प्रैक्टिस में लिए हो कि नहीं, बताइए। आपने लिया, प्रैक्टिस किए? प्रैक्टिस किए? हाँ, जो मैंने बताया था उसी को प्रैक्टिस करने के लिए बोला था मैंने। कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपका दिमाग रन करने लगेगा, फिर नई चीजें मैं देते जाऊंगा, फटाफट बनने लगेगा। हर रिएक्शन के लिए कुछ नया मूड तैयार करना पड़ता है, हर रिएक्शन के लिए कुछ नया सोच तैयार करना पड़ता है उसमें। तो चलिए आज की बातें करते हैं। आज के टॉपिक है आपके पास कि मैंने आपको हेडिंग में लिखा है एटम, मॉलिक्यूल, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम समझेंगे, कुछ टॉपिक है उनको समझेंगे। हर एक बच्चे को पता है छोटी से छोटी क्लास में कि एटम यानी कि परमाणु क्या होता है, अणु या मॉलिक्यूल क्या होता है। अब इसके एटॉमिक मास क्या होते हैं और मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, ये सब पता है, क्योंकि शुरुआत से हमने बहुत सारी बात कर ली है। तो ये सब टॉपिक आपके लिए छोड़ा था मैंने, आप पढ़ोगे करके। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हमसे कुछ छूटा तो हमारे आप पकड़ लोगे गले, ठीक है, कि यार सर ये छोड़ दिए। तो भैया हम अपनी तरफ से कुछ नहीं छोड़ते हैं, हम पूरी बात पढ़ाते हैं, आप देखते जाइए। कुछ कैलकुलेशन भी हमने करा दिए, वो भी आप देख लीजिए एक बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहला शब्द है, पहला वर्ड है, वो है एटम या परमाणु। परमाणु होता क्या है? डाल्टन्स ने पहले कह दिया था, तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का वह सबसे छोटा कण जो उस परमाणु की पहचान होती है, या यूं कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट का यूनिट, किसी एलिमेंट की इकाई, वो कहलाता है परमाणु। यहां पर हमने क्या लिखा है? किसी तत्व का छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है और साथ में अविनाशी है, मतलब अनडिवाइडेबल है, ऐसा कहा गया था। लेकिन आज मतलब रासायनिक क्रिया में ना, केमिकल रिएक्शन में वो क्या है, वो नहीं टूटता है। देखो ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और रासायनिक क्रिया में वो टूटता नहीं है, वैसे के वैसे रहता है। फिजिकली हम कई अलग तरीके हैं कि एक परमाणु को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में हम समझ चुके हैं। लेकिन केमिकली या कोई रिएक्शन करा रहे हो तो एक एटम जो है, एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु में चेंज हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये छोटी सी लाइन आप ध्यान रखिए बस, क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। एलिमेंट का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। दूसरी बात होता है अणु, मॉलिक्यूल। ये किसी कंपाउंड का, किसी कंपाउंड का सबसे छोटा कण जो होता है, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, जिस एक्चुअली ये 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उस कण को, उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। इसकी जो सबसे बड़ी बात होती है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मतलब ये एक CO2 है तो ये अपने आप में रह सकता है, किसी से रिएक्शन करने या नहीं करने वाली बात नहीं आती। यानी वो किसी के साथ जुड़ा हो ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन अणु, एटम जो होता है, किसी न किसी के साथ हो सकता है वो जुड़ा हो। या तो वो एटम है ऑक्सीजन, ये O2 के रूप में रहता है, तो ये एटम है, जबकि ये O2 मॉलिक्यूल है। करेक्ट? H एक एटम है, H2 एक मॉलिक्यूल है। लेकिन H2O भी एक मॉलिक्यूल है। 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर के या परमाणु मिलकर के भी एक कण बना लेता है।
उस कण को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो मॉलिक्यूल तो सीधी सी बात है, मैं पढ़ाते समय ऐसे ही बोल देता हूं, अगर किसी को समझ में नहीं आता, छोटी क्लास के बच्चे हैं तो, भाई ये जो बूंदियां हैं, ये बूंदी है, वो परमाणु है, जो लड्डू बन जाए वो अणु है, ऐसे बोल देता हूं। ठीक है, तो समझ में आ गई बातें। तो परमाणु अणु के लिए हमने यहां पर छोटी मोटी डेफिनेशन दी है, छोटी मोटी, क्योंकि लार्ज डेफिनेशन और एकदम परफेक्ट डेफिनेशन इसके पीछे बना पाना बहुत तकलीफ होता है, बहुत सारी बातों को कहना पड़ता है। इज कॉल्ड पार्टिकल, नहीं एटम बेटा, मैंने देखा एटम। ठीक है, तो इस तरह से हुआ, मॉलिक्यूल के बारे में पता चल गया, एटम के बारे में पता चल गया। अब यहां पर मॉलिक्यूल के बारे में बता दें कि मॉलिक्यूल कितने टाइप का होगा। 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है मॉलिक्यूल या अणु। कितने प्रकार का होगा? 2 टाइप का होगा। एक होता है समपरमाणुक अणु और दूसरा होता है विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2, O2, N2, P4, S8, ये सब क्या है? होमो एटॉमिक, यानी कि समान परमाणुओं वाला मॉलिक्यूल, समान एटम वाला मॉलिक्यूल। सेकंड हेटेरोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक मतलब 2 अलग अलग तरह के, 2 या 2 से अधिक अलग अलग टाइप के एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, जैसे H2O, CO2, CO, CH4, C6H12O6 या और भी बहुत कुछ। ये क्या कहलाएगा? कैसा मॉलिक्यूल कहलाएगा? विषम, यानी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आपने देखा परमाणु क्या है, अणु क्या है, और अणु के 2 प्रकार। ठीक है, हम आगे चलते हैं, देखते जाइए और पढ़ते जाइए और समझते जाइए। बेटा एक और होता है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है? सिंपल कुछ पार्ट है, उसको समझेंगे। देख लो, परमाणु और अणु में अंतर। आप अपने हिसाब से इसको टेबल बना लीजिएगा, ये लीजिए, आप टेबल बना लीजिएगा इस तरह से, ओपन मत रखिएगा। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिए। ठीक है, क्या एटम, परमाणु, यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है। क्या बोला गया है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जबकि ये किसका होता है? ये कंपाउंड का सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु का सूक्ष्मतम कण होता है। अणु जो है, अणु का, मौलिक का, कंपाउंड का, यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। दूसरी बातें हैं, यह स्वतंत्र रूप में अस्तित्व नहीं रखता है, ये अकेले नहीं होता है, कुछ ना कुछ आपस में जुड़ करके वो कोई फॉर्म बना लेती है, कोई मॉलिक्यूल बना लेती है, जबकि ये स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। तीसरी बातें हैं, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये केमिकल रिएक्शन में अभिक्रिया में भाग लेता भी है, नहीं भी लेता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कंपाउंड रिएक्शन नहीं करती है, मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं करती, करती, वो भी करती है, पर चूंकि सिंपल हमको एक डिफरेंस बताना है इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। तो यहां पर तीसरी बात है। चौथी बात है क्या? कि रासायनिक क्रिया में यह टूटता नहीं है। कोई भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा किसी एटम को आप तोड़ नहीं सकते हो, वो डिवाइड नहीं हो सकता है। यस, जबकि ये जो है रासायनिक क्रियाओं के समय, केमिकल रिएक्शन के समय वो डिवाइड होता ही है। तो यहां पर ये जो थर्ड वाला जो है ना, थर्ड वाला, उसको एक बहुत बेहतर डिफरेंस नहीं माना जा सकता है। बाकी 1, 2, 4 इसको आप स्पेशल डिफरेंस मान सकते हो। तो इन तीनों को आप लेके चलोगे। सर आपने क्यों लिख दिया बोल दोगे तो मैं बता दूं बेटा, कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी धर्म संकट आता है। ठीक है, उस टाइम के लिए है ये कि हमने लिख दिए जरूर, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जैसे रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, ये भी, ये देखो लेता है, ये भी लेता है, अधिकांश मॉलिक्यूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। तो इसलिए क्या है कि उसको अधिकांश को देखा गया है ना, मैक्सिमम को देखा गया, इसलिए ऐसा लिख दिया गया। ठीक है, तो चलिए ये कुछ बातें, ये होता है आपका
डिफरेंस। क्लियर है? बाद में नोट करते हैं आप लोग, जैसे कि आप बताते हैं तो आपको मैंने जो बताया इस पे ध्यान दीजिएगा। अब बहुत सारी बातें जो आपके काम के लिए हैं, कुछ कुछ चीजों को जानना है। नाइनटीन 1961 में एटॉमिक मास को यानी कि परमाणु द्रव्यमान को एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास को 1961 में एक डेफिनेशन दिया गया, एसआई डेफिनेशन। इसको थोड़ा समझें, क्या डेफिनेशन था, क्या परिभाषा था। आपको पता है कार्बन का आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक समझते हो ना? बोलो, समस्थानिक किसको बोलते हैं? कि एक ही एलिमेंट है कार्बन, वो 3 प्रकार का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक, भाई एक ही एलिमेंट है मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो है कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, इस टाइप से 3 प्रकार के होते हैं। कार्बन के 3 क्या होते हैं? समस्थानिक, आइसोटोप। कितने होते हैं? आइसोटोप्स कितने होते हैं? 3। किसके? कार्बन के। कार्बन 12 कहते हैं, 12 एटॉमिक भार वाले को, एटॉमिक मास वाले को, 13 वाले को 13, कार्बन 13 और 14, तो इससे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जिनमें से कार्बन 12 को उठाया गया और कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना है? 12 है। ठीक है, कार्बन 12 के एटॉमिक मास 12 है, ध्यान दीजिएगा। उसको यदि मैं 12 से डिवाइड करूं तो वैल्यू कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। अब डेफिनेशन देखो, कुछ वैसे ही कुछ कहा गया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बेटा, समझना है। चलो, कार्बन 12 के 12वें भाग को, हेलो, कार्बन 12 के 12वें भाग यानी कार्बन 12 का जो मास है उसके 12 पार्ट यानी कि 1। क्या बोला? कार्बन 12 का जो मास है उसको कितना एटॉमिक मास माना गया? 12। उसका 12वां भाग कितना होगा? 1 को 1 एटॉमिक मास माना गया। देखो क्या लिखा है, कार्बन 12 के 12वें भाग को परमाणु का आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान माना गया। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या लिखा गया है? द 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 is considered to be a relative atomic mass of the atom. नहीं आती समझ में इतनी जल्दी सर, हर चीज इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो फिर मजा आ जाए। समझना, रटना, पढ़ना सब अलग अलग चीज है, सीखना अलग चीज है। जो कहा सुन लो बस एक बार ठीक से, फिर उसको जब नोट करोगे ना तब क्लियर होगा ये बातें। कार्बन 12 का 12th पार्ट का जो मास है उसे 1 रिलेटिव एटॉमिक मास कहा गया। समझ में आ गया? मतलब 1 एटॉमिक मास कहा गया, 1। अब कार्बन 12 का कितना हुआ? 12 हुआ एटॉमिक मास, 12 से डिवाइड कर दिए, उसके 12वें भाग का 1, तो 1 एटॉमिक मास का मतलब हुआ, इससे रिलेट करके कहा गया। किससे रिलेट करके कहा गया? कार्बन 12 से। किससे रिलेट करके कहा गया? कार्बन 12 से रिलेट करके कहा गया, तो इसीलिए रिलेटिव कहा गया, आपेक्षिक, उसके साथ तुलना करके, तुलनात्मक रूप से। तो जो हम बोलते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो इसका मतलब हुआ कार्बन 12 के 12वें भाग यानी 1 के बराबर होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 16 है, इसका मतलब है कि कार्बन 12 के 12वें भाग के एटॉमिक मास का 16 गुना है।
यही बात है इसका। तो मैंने पूरा नोट्स दिया है यहाँ पे, जितनी चीजें हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, बैठ करके वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, कॉपी एकदम बढ़िया से नोट करिएगा। कॉपी में बहुत सारी चीजें मैं आप जो बोल रहा हूं बस सुनते जाना है। दर्द भी होगा, जब तक दर्द ना हो तो मजा कहां से आएगा, जब मजा ही ना हो तो सक्सेस कहां से आएगा। ठीक है ना, दर्द तो सक्सेस नहीं। चलो यहां पर अब इस सब शब्दों को एक एक थ्योरी में मैंने यहां पर पिरोया है और उसको समझते आना है। अब एक शब्द और आएगा, वो हो गया रिलेटिव एटॉमिक नंबर या रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ। यहां पर कुछ और चीज आएगा, औसत, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का क्या मतलब हुआ, किसी तत्व के कई समस्थानिक होते हैं, जैसा कि मैंने भी बताया। एलिमेंट कार्बन का कितना बोला, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक है, उसकी प्रकृति में उपलब्धता मतलब क्या हुआ, अवेलेबिलिटी, अवेलेबल होना, कितनी अवेलेबल है, कितने परसेंटेज में अवेलेबल है। कार्बन के मान लेते हैं कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, सबके 6 होते हैं, पता है ना। ये प्रकृति में कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है। नेचर में मैंने कोयला निकाला, हेलो ध्यान से सुनो सर जी, मैंने कोयला निकाला, उस कोयले में कार्बन 12 तो बहुत है, पूरा ही पूरा कार्बन 12 है, थोड़ी मात्रा 13 भी होती है, थोड़ी मात्रा कार्बन 14 भी होती है। समझने वाली बात है। उनकी परसेंटेज, इनकी परसेंटेज 99.99 होगा मान लेते हैं, इसकी उसके पॉइंट कितने के पीछे हो जाएगा, और पॉइंट पे चला जाएगा, बहुत पीछे चला जाएगा। या यूं कह सकते हैं, चलिए मैं मान लेता हूं मेरे पास एक कार्बन मिला है मेरे पास, और ये 60% है गुरुजी। ये कितना परसेंट है, ये मान लेते हैं 35% है, और ये कितना बचा 5%। तो इसी को आप क्या बोलेंगे, अवेलेबिलिटी कहेंगे, उपलब्धता कहेंगे। तो मैंने उन सारे शब्दों पे लाइन पे पुरोया है, किसी तत्व के कई समस्थानिक होते हैं, जैसा कि ये, जिसके प्रकृति में उपलब्धता के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर परमाणु भारों का जो औसत यानी एवरेज निकाला जाता है, उस एवरेज को ही औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, सब बात खत्म हो जाएगा, आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हुआ इसके बारे में। थ्योरी है बेटा मजेदार, लेकिन ये ऐसा थ्योरी नहीं होता है कि राम ने रामू को कहा कि रामू भाई चलो मेला चलते हैं, दोनों मेला गए, मेले में जा करके रामू ने कहा चलो भाई हम जलेबी खा लेते हैं, तो श्यामू ने कहा भैया मेरे पास 20 रुपया है, तो बोले कि चलो 20 रुपये का खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता, इतना आसान है ना। रामू और श्यामू चले गए मेले, मेले में 20 रुपया का जलेबी खा लिया, इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी लॉजिकल बातें होती हैं, इसलिए उतने आसान मान के भी नहीं पढ़ना है आपको। चलो आगे चलते हैं, आगे चले। ये देखो एक क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, हाँ एक क्वेश्चन आ गया उसी इस टाइप का जैसा कि एवरेज एटॉमिक मास के लिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, है ना, द 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, जिनके परमाणु द्रव्यमान इकाई 34.97 एंड 36.97 है। ठीक है, क्या लिखा, हुज एटॉमिक मास यूनिट आर 34.97 एंड 36.97 हैव अ रिलेटिव, क्या लिखा, प्रेजेंस, परसेंट, रिलेटिव परसेंट क्या होगा, तो यहां पर क्या लिखा गया, इन समस्थानिकों, इन 2 समस्थानिकों की आपेक्षिक उपस्थिति, प्रेजेंस बताया गया है कि इसकी उपस्थिति कितनी है, 0.755 एवं 0.245 क्रमशः है। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का
आपको एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। कैसे निकालते हो एवरेज? आपके पास दो टाइप का क्लोरीन है, बोलो। सॉल्व करते हैं, मैं आपको थोड़ा एक बार समझ में आ जाएगा, पूरी बातें एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलो देखो बेटा, थोड़ा सा धीरज रखा करो, जिनमें धीरज नहीं वो सक्सेस नहीं। थोड़ा सा धीरज रखा करो, सीखने की तमन्ना रखा करो, ठीक है। चलो, गिवन क्या है? गिवन है क्लोरीन 34, कितना 34 पॉइंट कितना 97, और ये कितने दिया गया है 0.755। इसकी उपस्थिति जो है वो कितना प्रेजेंट है, उपस्थिति इतनी है, ये गिवन है थोड़ी। और दूसरा क्या दिया गया 36.97, और ये कितना दिया गया है 0.245। ये दो प्रकार की क्लोरीन है। और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? एवरेज एटॉमिक मास, औसत, एवरेज औसत एटॉमिक मास। क्या करोगे बस इतना ध्यान रखो, जब भी किसी चीज का टोटल निकालना होता है, औसत निकालना होता है, उसे आप क्या करोगे, उन दोनों को, ये इतनी मात्रा में है ये, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा 34.97 इंटू 0.755 प्लस सेकंड कितना है 36 पॉइंट कितना 97 इंटू 0.245। अब जितनी मात्रा में ये थी उसे टोटल कर देंगे नीचे, कितनी थी 0.755 प्लस 0.245। इसी तरह से एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया? चलो कैलकुलेट करो, चलो कैलकुलेट करो। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो ऊपर से, 34.97 इंटू 0.755, ऊपर वाला हो गया 26.40, कितना हुआ 26.40, फिर प्लस करो, ऐसे ही बनाना है बाकी क्वेश्चन जब मिलेगा तो। 36.97 इंटू 0.24, कितना है 245, 9.05, 9.06, 9.06 के बराबर, क्योंकि ये हो रहा है 9.057 हो रहा है। फिर प्लस कर दो 0.755 प्लस 0.245, इसकी वैल्यू हो गई 1। तो बस दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो गया बेटा 64.36, बोलो कितना होगा 36 नहीं 26 प्लस 9 कितना 35.46 AMU। ये रहता है एवरेज। जब भी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास देखते हो तो वही एवरेज एटॉमिक मास होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके सारे आइसोटोप्स का लेकर के इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए ये एक बात हो गई।
चलो आगे चलते जाओ और बताते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन और दूंगा, पहले नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, बाद में नोट करोगे क्या? बाद में नोट करते हो? पूरे क्वेश्चन नोट करना पड़ेगा, पूरी बातों को नोट करना पड़ेगा। वीडियो आपके पास अवेलेबल है ना? सारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को दिया गया है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करा चुका हूं, मुझे जहां तक याद आ रहा है, फिर भी आप देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन का औसत परमाणु द्रव्यमान यानी कि एवरेज दे दिया गया ऑक्सीजन के लिए 16.12 है। फिर बोलता है ऑक्सीजन 16 समस्थानिक का प्रतिशत 90% है, तो अन्य उपस्थित समस्थानिक कौन सा? 17 तथा 18 का परसेंटेज बताना है। चलो आपके पास कौन कौन सा दिया है? 16, 17, 18। चलो कैसे करोगे? ये थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए। एक मिनट, मैं इससे थोड़ा सा इजी वाले को पहले दे देता हूं। इतना ही दिया है क्या? ये वाला हो गया क्या? नहीं, इसको पहले करो, इसको पहले करो। चलो तब वो समझ में आएगा, ऐसे में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करो, अपने तरफ से जो भी कोशिश कर सकते हो करो एक बार। चलो इस क्वेश्चन को बना के देखो बेटा जल्दी से। एक समझाया, दूसरा आपको कोशिश करना है एक बार। चलिए हो गया? हाँ जी, कैसे करोगे? बन जाएगा? कोशिश करो एक बार। चलिए अब कोशिश बहुत कर ली है, अब देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ो। प्रकृति में कार्बन 12 और 13 दो टाइप का कार्बन मेरे पास है। गिवन है कार्बन 12 एंड कार्बन 13। कार्बन 13 कार्बन 12 दिया गया है और इसका औसत परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। एवरेज कार्बन परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है? औसत, एवरेज लिख सकते हो, औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है कार्बन का? बोलो। 12.011 इधर आ गया, ये दिया गया। अब आपको पूछ रहा है कि कार्बन 12 जो है वो किसकी परसेंटेज क्या है? तो कार्बन 12 कार्बन 13 दोनों का परसेंटेज निकल जाएगा। तो कार्बन 12 का परसेंटेज आपको पता लगाना है, तो कार्बन 12 को x मान लो।
और कार्बन 13 को 100 माइनस एक्स मान लो, दोनों पता चल गया। अब क्या करोगे बेटा, देखो सीधे सीधे काम करना, 12.011 हो गया। अब क्या करोगे, हाँ इसको मल्टी, कितना टोटल कितना है 100, ठीक है टोटल है 100 और हमारे पास ये कितना इतना, तो कौन है 12 कितना है, 12 कितने टाइम है 12 जो है इंटू एक्स टाइम है, सही है, प्लस 13 कितने टाइम है बोलो, 100 माइनस एक्स टाइम है, बोलो सही है। तो कितना हो गया बेटा, ये इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 1201 पॉइंट, ये होगा इज इक्वल टू, ये कितना होगा 12x और ये कितना हो गया बोलो 1300 माइनस 13x हो गया ना, 13x और ये मिलाकर के कितना बच गया आपके पास, देखो तो 12.10 कितना 1 है, लास्ट में 1 है, 1 इज इक्वल टू 12x 13x, मतलब क्या हुआ, तो बचा माइनस x और ये क्या बचा प्लस 1300। इसको इस तरफ ले आओ तो क्या मिलने वाला है 1201.1 माइनस 1300 एज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस बोलो 1201.1, अब कितना हो गया बोलो जल्दी से, x इज इक्वल्स टू कितना होगा जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से, हाँ जल्दी, कितना 98.9, सॉरी 98.9%। तो ये कौन सा है कार्बन, कौन सा है कार्बन 12, तो इसमें कार्बन 12 की परसेंटेज कितनी है, कार्बन 12 की प्रतिशत या परसेंट है 98.9%। इसी तरह से बनाना है, ठीक है, जितना दिया गया है उसके मास को उनसे मल्टीप्लाई करना है, जितना प्लस जितना दिया गया है उसके मास को, एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड टोटल, ठीक है, ये से होता है। सो उसी चीज को हमने लिखा, पहले हम ये कैलकुलेट किए थे इस तरफ से को रख करके, अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनके हिसाब से जो भी है इनमें से एक्स वाई जो भी है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन में ये पूछ दिया गया तो कार्बन 13 कितना है पूछ दिया तो क्या करोगे बोलो, तो क्या करोगे 100 माइनस कितना है 98.9, तो कितना बचेगा बोलो 1.1 बस, ये परसेंट है इसका, हो गया। क्वेश्चन है ऑक्सीजन का औसत परमाणु द्रव्यमान 16.12 है, ऑक्सीजन 16 समस्थानिक का परसेंट 90 है, तो अन्य की उपस्थिति बताना है। चलिए बिल्कुल वैसे ही बनेगा ना, कैसे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, 100 में ही है तो, हाँ तो उसके बचा हुआ तो कितना 10 हो गया ना, हाँ तो 10 माइनस एक्स करेंगे एक को, हाँ ठीक है एक्स मान लेंगे। हाँ देखो क्या क्या लिखा हुआ है, कार्बन, हाँ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 16, ये है 90%,
ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 इतना दिया है ना, तो इसको एक को, अब इस दोनों के लिए बच गया 10, ठीक है, तो एक को x मान लोगे और x को 10 माइनस x मान लोगे, ठीक है। ये तीनों की बात हो गई। अब क्या बोला गया है, औसत कितना दिया बेटा, 16.12। अब सबको रख लो, तो मतलब डिवाइडेड बाय 100 होगा। बोलो अब क्या करोगे, 16 इंटू 90 प्लस 17 इंटू एक्स 17x प्लस 18 इंटू 10 माइनस एक्स, ये कितना हो गया, 16 12 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 19 कितना हुआ, नहीं 16 इंटू 90 कितना, 1440, ये हो गया 1440 प्लस 17x प्लस ये कितना होगा, 180 माइनस 18x, ये तो हो गया। अब चलो बेटा कैलकुलेट कर लोगे क्या तुम लोग, बोलो हाँ हो जाएगा। अब इसको फिर से एक और काम कर लेते हैं, 16 12, अब क्या बचा, जैसा लिखा वैसे लिख देता हूं इजी करने के लिए। चलिए ये प्लस 17x माइनस 18x प्लस ये दोनों का करके हो ना, ये दोनों साथ में होके फिर ये क्या 180 ये लीजिए 180 इसमें प्लस कर दीजिए, 6 12 180 तो कितना हो गया 0 12 और 4 5 6 6 2 है, ठीक है, और माइनस x होगा, बोलो कितना हो गया ना। अब इस तरफ चाहोगे तो कितना हो जाएगा, -8, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा, तो यानी फाइनली हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू 8। अब हमें और क्या करना है, ये किसका मिल गया हमको, 17 का, तो 17 ऑक्सीजन 17 का परसेंटेज मिल गया, ऑक्सीजन 17 परसेंटेज कितना मिल गया 8%। अब इसके बाद किसका करने का है, 18 का, हाँ 18 का परसेंटेज कितना होगा 10 माइनस 8, 10 में से किए हो ना, हाँ 98 करना पड़ता फिर, तो चलो तो कितना हो गया 2। तो इस तरह से जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये बहुत काम का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्राम एटॉमिक मास, शायद 3 दिनों से ये सुन रहे होगे, 2 दिनों से, ग्राम एटॉमिक मास ये थोड़ी कंफ्यूज करता है, तो आपको मैं कुछ एक लाइनें यहां पर लिख के रखा हूं, उसको एक बार आप देखें, मैं क्या कहना चाहता हूं आपको समझ में आ जाएगा। एक बार रीड करना पड़ता है इसको, एक बार पढ़ना पड़ता है, एक बच्चे को पढ़ के जब तक नहीं करेंगे तब तो समझाने में मुश्किल होता है। इसको पढ़ो, मैं थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसको पढ़ो आप। चलो क्या समझ में आया मुझे जरूर बताएंगे आप लोग।
पढ़ लिए बेटा? अजीब अजीब सी बात लगी होगी, अगर आप शुरू से पढ़ रहे होगे तो अजीब बात लगी होगी, है ना? अब इस अजीब बात को मैं थोड़ा सा अच्छा दे दूं। चलो, ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, एक ही वर्ड है। यहां पर कुछ लाइनें लिखी गई, ये बहुत मायने रखता है, और ये इतनी जल्दी समझ में आ जाती हो। कई ऐसी चीजें होती कि लगता है मैं समझ गया हूं, पर हकीकत वो होता है कि नहीं समझे होता है। कई ऐसी बातें होती है लगता है कि नहीं समझा हूं, हकीकत ये होता है कि समझ चुके होते हो। तो उनमें ऐसी भी बातें होती। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसका ग्रामों में दर्शाया गया वह द्रव्यमान है जो संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे ग्राम परमाणु भी कहते हैं। कुछ समझ में आया? क्या बोला गया है? द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is its mass represented in a grams which is numerically equal to the atomic mass. It is also called gram atomic mass. अगर सिंपल भाषा में बोलें तो इसका मतलब यह है कि जो एटॉमिक मास बोलते हैं वही ग्राम एटॉमिक मास है, बस उसको ग्राम में हम शो कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो क्या हुआ? 16 AMU है ना, सही है ना? एटॉमिक मास कितना है? 16 AMU। इसी को अगर हम लिख रहे हैं 16 ग्राम, तब इसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? बोलो हाँ, बोल दो यार, टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं बोलते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये होता है ग्राम एटॉमिक मास। एक बात हमेशा कहेंगे, जो बच्चे नए ज्वाइनिंग किए होंगे उसको मैं हमेशा कहूंगा कि फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो, बस इतना ही कहूंगा, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो। चलो आगे चलते हैं। फर्स्ट मतलब इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो से। किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसका ग्रामों में दर्शाया गया वह द्रव्यमान है जो संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, परमाणु भार को, एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, AMU में ना लिख करके ग्राम में लिख दो। यार छोड़ो टेंशन। यहां पर समझाने की कोशिश किया गया कि भाई हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.008 AMU। अब ऐसे यार याद करते समय ऐसे याद कर लेते हैं ना 1, अब इतना कौन याद रखेगा? सो हमने 1.008, ये एवरेज एटॉमिक मास है। हेलो, समझ रहे हो? क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है? आइसोटोप्स 1, 2, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नहीं पढ़े हो आप? नहीं जानते हो आप लोग? इसको प्रोटियम कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन। इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको H से ही डिनोट करते हैं, इसको D से डिनोट करते हैं, इसको T से डिनोट करते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 1 1। हाइड्रोजन के अवेलेबिलिटी के बेस पर हाइड्रोजन 1 जो है बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन 2 जो है थोड़ा कम है, जिसको ड्यूटेरियम कहते हैं। हाइड्रोजन 3 जो इतना रेयर है, इतना कम है, सोचो ही मत ना। पर है, इस नेचर में है। तो यहां पर आपको बताया गया, तो वही चीज इन तीनों से एवरेज जो मिला है, ये जो परमाणु द्रव्यमान कहते हैं वो एक्चुअली होता क्या है? एवरेज एटॉमिक मास ही होता है ये। अभी एवरेज भी पढ़ा दिया मैंने, तुमको पढ़ा दिया ना। सिर्फ एटॉमिक मास नहीं पढ़े हो, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ लियो। अब आपको ग्राम एटॉमिक मास पढ़ रहे हो, कितने सारे वर्ड्स आएंगे बेटा, कैसे रिलेटिव करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास भी पढ़ लियो। कितना कंफ्यूजन आएगा, बार बार देखना पड़ेगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए। मैं तो आपके अब तक रिलीज कर दिया मैंने ये टॉपिक,
अब आपके हाथों में चला गया, उसको ठीक से करो। इसी वीडियो से कॉपी बनाओ, नोट्स बनाओ, बेहतर नोट्स बनता है। 12th वालों को मैंने आज पूछा तो बोले सर इससे तो ज्यादा अच्छा बनता है। चलो ठीक है, फिर देखो ये बात क्लियर हो। इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए भी एग्जांपल देकर के समझा दिया गया। आगे चलता हूं, नोट कर लीजिएगा बाद में। अब कुछ और, ये पूरे थ्योरेटिकल है, इसलिए थ्योरी में पूरी चीजें मिलेंगी आज। बड़ा बड़ा थ्योरी, लंबे लंबे तहरीरें। चलो, ग्राम परमाणु का तात्पर्य है कि परमाणु को ग्राम, परमाणु द्रव्यमान को ग्रामों में, देखो क्या लिखा है, 1 ग्राम परमाणु का तात्पर्य 1 परमाणु के ग्रामों में द्रव्यमान से नहीं है। 1 ग्राम परमाणु का यह मीनिंग नहीं होता है कि 1 परमाणु का जो द्रव्यमान है या मास जो है वो है। ये कह रहा है 1 एटम, यहां पर लिखा होगा भी, इट शुड बी well understood that a gram atom does not refer to the mass in grams of 1 atom. थोड़ा समझ लो यार, छोटी सी बात है पर मायने रखता है ये बात है। ये कह रहा है 1 ग्राम परमाणु हमने अगर बोला है तो इसका मीनिंग नहीं होता है कि 1 एटम का वो ग्राम में द्रव्यमान है। मतलब मैंने ये लिखा कि ऑक्सीजन का 1 ग्राम परमाणु, और वो कितना है, 16 ग्राम है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन का 1 एटम जो है वो 16 ग्राम का है, ये कह रहा है। ठीक है, मैंने आपको डराने, धमकाने, परेशान करने से बेहतर मैंने सबसे पहले मोल ही पढ़ा दिया था आपको सर। और मोल में यह शब्द बोला गया था 1 मोल एटम, 1 मोल परमाणु बराबर होता है 1 ग्राम एटम। यानी जब ग्राम एटम, ग्राम परमाणु, ध्यान से सुनो, मोल को जाकर के दोबारा और पढ़ लेना, बहुत सारी बातें आ जाएंगी दिमाग में। 1 एटम, 1 ग्राम एटम, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम परमाणु, ग्राम अणु, ग्राम आयन, मोल होता है। वैसे ही यहां पर बोला गया है कि ग्राम परमाणु वही चीज बोल रहा है, एक तरह का मोल ही तो दर्शा रहा है, ये 1 मोल को दर्शा रहा है। अब यहां पर मोल शब्द का उपयोग नहीं करना है क्योंकि हम इसके लिए बात कर रहे हैं ना, ग्राम परमाणु, तो इसी चीज को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, जो बाद में किस रूप में आया, मोल के शब्द के रूप में आया। तो क्या हुआ, ये एक्चुअली 1 ग्राम परमाणु मतलब 1 मोल हुआ, और हमने मोल के लिए एक फॉर्मूला देखे थे W/m। अगर हम n की वैल्यू को 1 कह रहे हैं, 1 ग्राम एटम कह रहे हैं, यानी 1 मोल कह रहे हैं, तो ये हो गया m1 = W/m। अगर हम ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात चले थे ना एग्जांपल में, ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के लिए m = 16 होता है, तो W = कितना होगा, 16 होगा। तब ये 16 ग्राम कहलाएगा। अब समझ में आया? अब इसको बेटा कॉपी में लिखोगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कॉपी में पहले लिखोगे, 2 बार 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, आपका दिमाग रन करेगा। और एक बात यही बोलूंगा, कॉपी में लिखना जरूरी है, और उसको लिखने के बाद उसको आप रीड करोगे, पढ़ोगे, समझोगे, सीखोगे। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके कंसंट्रेशन की बात होगी, आपके आईक्यू की बात होगी। आपके आईक्यू जितना अच्छा होगा वो चीज पकड़ में आएगा। सीधा सा कहानी बोल रहा हूं कि 1 मोल से संबंधित बातें हैं, और मोल मैंने तुमको पढ़ा दी है पहले से। ठीक, क्लियर हो गया सर जी? आपको नोट कर लेना। अब यहां पर इसी चीज को और समझाने के लिए एक और फॉर्मूला बताने की कोशिश किया गया है। देखो,
किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को उसका वास्तविक द्रव्यमान कहते हैं। हेलो, एक्चुअल मास क्या होगा? किसी परमाणु के एक परमाणु का द्रव्यमान। एक एटम का मास कैसे निकालते हो वो भी मैंने पढ़ा है, आपको याद होगा। हाँ, मास ऑफ वन एटम क्या पढ़ाया था? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान बटा एवोगैड्रो नंबर, ओके, इनटू 10⁻23। तब एक एटम का मास निकल जाता है। अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान निकालना चाहूं तो कितना आएगा? इतना आएगा, 2.66 इंटू 10⁻23। कैसे निकालूंगा सर? 16 बटा, हाँ, तो यहां पर क्या किया गया होगा? एक परमाणु के द्रव्यमान के लिए क्या किया गया होगा? 16/6.022 इंटू 10⁻23, तब जाकर के ये वैल्यू हमें मिला। तो ऑक्सीजन का एक पर, ये पूरा पढ़ चुके हो गुरुजी। मैं ये एक्चुअली बुक में ये सब पहले है, तब जाके मोल है। आपको टेंशन हो जाता है, ये चीज तो तुम्हारे दिमाग में बैठता ही नहीं। लेकिन जब मैंने मोल पहले पढ़ाया तब ये मैं इधर आया, तब ये समझ में आता है बातें। अब समझ में आप पूछते हो ना कि सर बुक में जिस टाइप से दिया गया पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे टाइप के क्यों नहीं पढ़ा है? इसका रीजन ये है। तो इस चैप्टर को बिखरा के पढ़ाते हैं। इस चैप्टर को आपके दिमाग के को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हुए पढ़ाते हैं। कुछ चैप्टर में ऐसा ही होगा, कुछ चैप्टर में हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, चैप्टर नंबर 3 को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, चैप्टर 4 को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, चैप्टर 5 को भी टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। तो कुछ चैप्टर के साथ हम खेल इस तरह से करेंगे ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए वो चैप्टर और बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए, बात समझ में आ गई। इनको आपको नोट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो आपको बताया जाता है ये हो चुका है, और ये इसमें जो बोलने का जो तरीका है, तौर तरीका, ये आपके पास एक छोटा सा नोट्स हो जाएगा। यहां पर लिखा है ग्राम परमाणुओं की संख्या, ग्रामों में तत्वों का द्रव्यमान बाय तत्वों का ग्रामों में भार। मतलब क्या है? ग्राम परमाणुओं की संख्या को पहले आपने मोल कहा था। हेलो, चेंज नहीं करना है, आपकी बुक में ऐसे ही लिखा है पहले। मैं बोला ना, ये टॉपिक पहले का है, मोल से पहले का है। कंफ्यूजन इतना क्रिएट होता है कि आदमी मोल को नहीं समझ पाता है। देखना आप अपने स्कूल में जब जाओगे ना, या किसी ट्यूशन में जाओगे ना, तो ये सब पहले होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैं पागल हो गया बोलोगे, मोल नहीं समझ में आएगी बोलोगे। अरे मोल समझ में आ गई है तब ये समझ में आएगी। तो क्या बोलते हैं? ग्राम परमाणु। ग्राम परमाणु को क्या बोले थे अभी, याद है ना आपको? मोल। ग्राम एटम क्या बोलते हैं? हाँ, ग्राम मॉलिक्यूल मोल, ग्राम आयन मोल, ये मोल है एक तरह का। ग्रामों में तत्वों का द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास को क्या बोलते हैं? W डिवाइडेड बाय तत्वों का ग्रामों में परमाणु भार, यानी तत्वों का ग्रामों में परमाणु, मतलब ये होता है परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। ठीक है, एलिमेंट्स एटम इन ग्राम्स। हो गया क्लियर? नोट कर लेना जैसा मैंने पढ़ाया, ठीक ठाक लिखना है। इसमें लिखने का तरीका तो ऐसा है। फिर आप, इसका मतलब है N = W/m। चलिए सब आगे चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है चैप्टर, पर क्या करें, ये टॉपिक ही ऐसा है। हाँ चलिए, इसको रिवीजन जरूर करना, कॉपी में जरूर लिखना क्लास होने के बाद। अणुभार या आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है इसके बारे में भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कार्बन 12 का 12वें भाग को 1 AMU कहते हैं, 1 एटॉमिक मास कहते हैं। तो वही बात है, किसी मॉलिक्यूल के लिए भी वही बात होगी। किसी भी यौगिक का सबसे छोटा कण मॉलिक्यूल कहलाता है, जैसे कि आप जानते हो। तो किसी यौगिक यानी कंपाउंड का एक अणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है, वह उसका यौगिक का अणुभार कहलाएगा। कार्बन 12 का 12वां भाग 1 हो गया, और उसे कितना गुना भारी। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? किसी
परमाणु का, किसी एटम का एटॉमिक मास कार्बन 12 का के 12वें भाग का जितने गुना भारी है उसे उसका एटॉमिक मास कहते हैं। मैं यहां पर पीछे कर लेता हूं थोड़ा। ये देखिए, वही है एटॉमिक मास। मतलब क्या हुआ, किसी परमाणु का परमाणु भार कार्बन 12 के 12वें भाग का जितने गुना भारी होता है उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास कहलाता है। ये लिख सकते हो डेफिनेशन। इस तरह का डेफिनेशन कब दिया गया, 1961 में। ठीक है, अब इसी चीज को अब चलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है, कंपाउंड के लिए दिया गया है, अणु के लिए दिया गया है। अब चलते हैं यौगिक का अणु भार। यौगिक के एक अणु का भार, वही है अणु भार, मॉलिक्यूलर मास। यौगिक के एक अणु का भार बाई कार्बन 12 के 1/12 पार्ट का भार। समझ में आ रही बात है, क्या लिखा है? हाँ, क्या बोला गया, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, नहीं, एक मॉलिक्यूल का भार, एक मॉलिक्यूल यानी अणु का भार बाय कार्बन 12 के 1/12 भाग का भार, बस यही है। ठीक है, ऐसे इस टाइप से लिखने का, ऐसे टाइप का मत लिखिएगा। लिखने का तरीका सीधा सीधा इस लाइन को ऐसे कर देना और यहां से ऐसे लिखना। ठीक है, चलो, तो इस तरह से थ्योरी कुछ मिल गई है। इस थ्योरी को आप यूज करोगे, अपने एग्जाम में लिखने में काम आएगा आपका। और फिर ग्राम आणविक द्रव्यमान, फिर वही बात हो गई, ग्राम आणविक द्रव्यमान क्या होता है। जैसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि उसके परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिखने पर ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है। वैसे ही ग्राम अणुभार मतलब क्या होता है, अणुभार को, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखने पर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाती है। यही बात यहां पे है। ठीक है, तब इसे नोट कर लीजिएगा। यहां पर वही बात फिर से बोला गया है, एक अणु का भार कैसे निकाला जाए, वास्तविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाए। मैं बताया था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, बोलो, मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार बाय 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी अणु के लिए, किसी भी कंपाउंड के, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इस तरह से आप निकालोगे। तो ये सारी चीजें आपकी कॉपी में जब तक नहीं आएगा आपके दिमाग में नहीं जाएगा। ये इसका बढ़िया तरीका है कि कॉपी में लाना जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कल बात करेंगे। आज बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। सो ये क्वेश्चन अगर आपसे बन जाए तो बना लीजिएगा, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, कल तो हम बनाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।